गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पर देखिए 101 नंबर से स्टार्ट है हमारे प्रश्न। आपको जवाब देना है। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपको बताना है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी या तुलसी। देखिए अगर हम बात करते हैं गाय का दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर से निर्मित जो पदार्थ होता है ना, उसी को हम पंचगव्य कहते हैं। और आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी जो आपका है ना, ये आपका पंचगव्य का भाग नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर बताइए। देखिए जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, सभी लोग टाइम से आ जाया करिए। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। सेकंड नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा। वेदों के गद्य प्रकरण आपके ब्राह्मण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर बताइए नेक्स्ट प्रश्न है आपको। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। 103 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। देखिए आपने तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध जरूर पढ़ा होगा। तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 में हुआ था और दूसरा युद्ध आपका 1192 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे कि यहाँ पर पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच जब तराइन का प्रथम युद्ध होता है ना, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। लेकिन जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है तो उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी आपका विजयी होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर यहाँ पर आपका 103 नंबर का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए 104 नंबर। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे। 4 नंबर का देखिए जवाब बताया जा रहा है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई। 105 नंबर का देखिए जवाब देना है। ये आपका बलबन कई बार करवा चुके हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। वर्ष यहाँ पर रिक्त स्थान है में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। कब किया था। 106 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। कब पराजित किया था। ये आपका किया था 1612 में। डेट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया। 107 नंबर का देखिए जवाब देना है। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया। ये शुरू किया था आपका 1616 में। 1616। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए अंग्रेजों के बाद डेनिश आपके 1616 में भारत आते हैं और उन्होंने 1616 में ही डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर बताइए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा। हाँ ये आपका होगा मैसूर। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर आपका स्थित है। बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। बताइए इनमें से कौन सा कारक नहीं है। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में, संसदीय लोकतंत्र रूस में, समाजवादी क्रांति अमेरिका में, अधिकारों का विधेयक। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन से, संसदीय लोकतंत्र, रूस, ये सब कहीं ना कहीं योगदान है, लेकिन औद्योगिक क्रांति का कोई भी उल्लेख नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। 110 नंबर का देखिए कमेंट करिए और आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। आर्टिकल नंबर आपका 14 बिल्कुल सही है ना। 14 से 18 आपका समानता वाला है ना, आपको बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर ही आपका होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। 111 नंबर का देखिए जवाब देना है। यहां पे राइट आंसर आपका क्या होगा। हाँ यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। 111 नंबर का बताया जा रहा है। डी नंबर होगा आर्टिकल नंबर 18। बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल नंबर 18 के ही द्वारा भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, जिसमें आपके पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री को प्रारंभ किया गया। आर्टिकल नंबर
आर्टिकल नंबर आपका 18 होगा। हाँ बिल्कुल सही है। 112 नंबर बताइए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? 112 नंबर का कमेंट करिए, यहाँ पर आंसर क्या होगा। और बताया जा रहा है आर्टिकल नंबर 23वां, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? कई बार करवा चुके हैं। 113 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा पाक जल संधि, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। 114 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है, जवाब बताइए यहाँ पर क्या होगा। हाँ, दक्षिणी छोर कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, सभी को पता ही होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा। हाँ, भूमध्य रेखा के उत्तर में, बिल्कुल सही जवाब है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? बताइए, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है? 115 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। देखिए, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में। तो भारत में अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा के अति समीपस्थ शहर आपका त्रिपुरा का उदयपुर। हाँ बिल्कुल सही है, त्रिपुरा का आपका उदयपुर शहर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और वायुमंडल शामिल है उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? 116 नंबर, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस सेल पदार्थों की परतें ही होती हैं, है ना। और इसका निर्माण आपका मिट्टी से हुआ है, खनिज तत्व से हुआ है, ये सब है आपका आंसर। आपका यहाँ पर स्थल मंडल होगा, विकल्प आपका बी। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है क्या कहलाता है? 52 डिग्री दक्षिण में है क्या कहलाता है? आपको देखिए जवाब देना है। हार्स अक्षांश कहलाता है, या शीत अक्षांश कहलाता है, या 52वां इम्प्रिंट कहलाता है, या 52वां समांतर समानांतर दक्षिण कहलाता है? 117 का अगर आपका जवाब 52वां समानांतर दक्षिण है तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से अगर 52 डिग्री दक्षिण में है तो उसे हम समानांतर दक्षिण कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी। कर्क रेखा कहां से गमन करती है? 118 नंबर का देखिए कमेंट करिए। कर्क रेखा भारत और सऊदी अरब से गुजरती है ना। विकल्पों में अगर देखेंगे भारत और सऊदी अरब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 18 नंबर का यहाँ पर आपका सी नंबर होगा, 118 नंबर का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर बताइए, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पहली बार घोषित किया गया? 1965 में आपको बताना है किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पहली बार घोषित किया गया था? हाँ, यहां पर देखिए जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं धान, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की देखिए प्रमुख विशेषता क्या है? मिश्रित खेती आप किसे कहेंगे? जिसमें आपका पशुपालन हो साथ में फसल हो, है ना, दोनों चीजें एक साथ हो, उसी को बोलते हैं मिश्रित खेती। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? इसमें आपका देखिए भंडारण सुविधा की कमी है, परिवहन की कमी, ये सब है, लेकिन अनुकूल मंडी आपका क्या होगा? एक नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा। जबकि अनुकूल मंडी कृषि विपणन के लिए लाभकारी होता है, ठीक है ना, लाभकारी। यहाँ पर दोष पूछा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताइए, 122 नंबर के यहाँ पर जवाब क्या होगा? बताया जा रहा सी नंबर सीतापुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। सीतापुर जिले की सीमा नेपाल की सीमा से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। इनमें आपका महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत आपके शामिल हैं। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर आपके स्थित हैं, है ना? यहाँ पर बताइए 123 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए, गंगा जो है आपका यहाँ पर नदी की अगर बिठूर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो सही है। अगर आप राप्ती की बात करते हैं, राप्ती आपका गोरखपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा बी का। और गोमती की सभी लोग जानते ही होंगे, गोमती। हाँ, गोमती की अगर हम बात करेंगे
तो ये जौनपुर आपका आ जाएगा। और यहाँ पर एक बचा ये वाला, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ए का दूसरा और बी का चौथा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। 2413 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? 124 नंबर, संत रविदास नगर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, संत रविदास नगर, है ना, पहले भदोही नाम था, संत रविदास नगर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? इटावा, मिर्जापुर, अलीगढ़, इलाहाबाद। 125 नंबर में देखिए कमेंट करना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए अलीगढ़ जिले की सीमा मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है ना, अलीगढ़ जिले की सीमा हरियाणा राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर आपका जाएगा अलीगढ़, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। हाँ, 125 नंबर का डी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यावसायिक फसल यहाँ पर बताना है क्या है, बताया जा रहा है गन्ना है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहां पर स्थित है? 127 का जवाब देना है, ये आपका है आलमबाग, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आलमबाग जानते ही होंगे, लखनऊ में है ना, यहाँ पे राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 128 नंबर में कमेंट करिए। 128 नंबर का बताया जा रहा है 1994, 1994 बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग की स्थापना की गई थी, जो कि बिल्कुल सही बताया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर बताइए इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं आपको बताना है। आसान प्रश्न है, 129 नंबर किसी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए ट्रांसमीटर जिसे सिग्नल ट्रांस मतलब यहाँ से भेजा जाता है, और रिसीवर यहाँ जहाँ से रिसीव होता है, ठीक है ना, ट्रांसमीटर रिसीवर तो होगा ही, और बीच में जो आपका होगा प्रोसेस जो अंदर रहता है, जैसे हम यहाँ से आपको भेज रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, माइक का यूज करके वॉइस भेज रहे हैं, आप स्पीकर सुन रहे हैं, है ना, स्पीकर आपका क्या हुआ, रिसीवर हो गया, आउटपुट हो गया, इनपुट आपका माइक्रोफोन हो गया, और इसके बीच में जो प्रोसेस होता है ट्रांसमिशन चैनल, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? 130 का देखिए जवाब देना है, यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन आपका कौन सा है इसमें, है ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। यहाँ पे आंसर आपका ये इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, POP3, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा। 30 नंबर का डी नंबर, जिनका भी डी आ रहा है ना समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है ना। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ईमेल को भेजने के लिए प्रयोग में आता है ये, है ना, ईमेल भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए लिखा है ना, प्राप्त करना और भेजने में अंतर होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगर भेजने की बात कहेगा ना तब आपका सही हो जाएगा SMTP। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन यानी प्रोग्रामिंग भाषा इनमें से नहीं है? 131 का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, C और C++, है ना, ये आपकी प्रोग्रामिंग भाषा इसमें बोला गया ना, ये तो हाई लेवल की भाषा होती है आपकी C और C++, तो ऑप्शन नंबर यही वाला आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। 131 नंबर का डी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, देखिए ये बाइनरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रहता है आपका टॉपिक, द्विधारी यानी बाइनरी, जिसको आप कंप्यूटर आपका लैंग्वेज दो ही समझता है ना, 0 1, इसी को बाइनरी बोलते हैं नंबर, बाइनरी द्विधारी होते हैं। और इसमें देखिए आपको पूछा गया है, इसका रिजल्ट ये आ रहा है, तो अब इनको आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कौन सा आ रहा है। तो 1+1 इस तरीके से पता ही होगा, नहीं पता है तो 1+0 ऐड करेंगे 1 होगा, है ना, 0+1 1 होगा, 1+0 1 होता है, इस तरीके से आपका होता है, रूल होते हैं इसके। तो देखिए इनमें आपको बाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, है ना, हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो इसमें जो ऑप्शन आपका आएगा बी वाला आएगा, इसको घटाएंगे, 1 में 0 गया 1 आएगा, तो बाइनरी पद्धति जो होती है उसका रूल होते हैं, उसी से आपका आंसर आएगा। एक इसी प्रकार के देखिए एक और सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड है आपका, ये भी बाइनरी से रिलेटेड है ना, इसको भी देखिए आपको चेक करना है, ये रिजल्ट आपको देना है। तो ये रिजल्ट कैसे आएगा इसमें भी आपको देखना है। तो 1+1 क्या होता है, 0 होता है, एक कैरी होगा, 0 0 0 यानी 1, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आएगा, ये चेक कर लीजिएगा। इनमें से आपको बाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका ये आ गया समझ जाइए वही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक बताइए। 134 का जवाब यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन का SI मात्रक आपका टेस्ला होता है। टेस्ला देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर,
बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? व्हील बैरो, फोरसेप, टांग्स या नाइफ? आपको आंसर बताना है। 135 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? द्वितीय श्रेणी के लीवर यानी उत्तोलक वे लीवर होते हैं जिनमें भार मध्य में होता है, आयास और आलम किनारे होते हैं, ठीक है ना। तो 135 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है ए नंबर, व्हील बैरो, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन, तो सिलिकॉन देखिए आपको बताना है। 136 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए ये आपने पढ़ा होगा ना, सेमी कंडक्टर जिसे अर्धचालक कहते हैं। जो चालक और अचालक के बीच में आते हैं उसको अर्धचालक कहते हैं। ना तो ये मेटल होते हैं ना ही आपके इंसुलेटर होते हैं, ये उपधातु में आते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आईसी वगैरह इन्हीं की बनता है। आईसी जो आप देख रहे हैं, चिप वगैरह, मेमोरी कार्ड, है ना, इन्हीं के सब देन है कि जो आपको छोटा आपको इतना कम मिल जा रहा है। पहले देख लो कंप्यूटर में, पहले ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब पहले यूज होता था, फिर ट्रांजिस्टर आया, अब तो ये आपका आईसी वगैरह आ गया, है ना। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। चलिए यहाँ पर बताइए, किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? 137 का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 137 का जवाब बताया जा रहा है, किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? 137 का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यहाँ पर बताया जा रहा है 138 का कह रहे हैं जिगर होगा। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? 139 नंबर का कमेंट करिए क्या होगा। और यहां पर बताया जा रहा है 139 नंबर का, 139 नंबर का बताइए क्या होगा? 139 नंबर का आंसर लॉक कर दीजिए। यहां पर बताइए क्या होगा? मेरुदंड। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर। मेरुदंड एक लंबी पतली नलिका, मतलब एक संरचना होती है जो तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है, ठीक है ना। ये संदेशों को मस्तिष्क से अंग तक या अंग से मस्तिष्क तक भेजने का कार्य आपका करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है ना। यहां पर बताइए करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? 140 का 140 नंबर बताइए। 140 नंबर का बताना है जवाब यहां पर क्या होगा? हाँ यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, मेडुला ऑब्लंगेटा, है ना, ऑब्लंगेटा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहां से देखिए कुछ प्रश्न हमारे यहां से करंट के स्टार्ट हो गए हैं। अगस्त 2022 में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ? 141 का देखिए जवाब देना है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल सही आपका जवाब होगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें आपका प्राप्त हुआ है 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जुलाई 2022 में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में कितने सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया? देखिए जुलाई 2022 में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित करने के संबंध में एक मतदान हुआ, उसमें कितने सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया आपको बताना है। 143 का जवाब यहाँ पर क्या होगा? देखिए टोटल आपके हुए थे 193 लोगों ने मत किया, 193 सदस्यों ने मत किया, लेकिन इसमें से 161 जो आपके हैं ना ये पक्ष में थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही होगा। जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन के द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची 2022 में किन दो भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? किन दो भारतीय स्थलों को शामिल किया गया आपको बताना है। 144 का जवाब यहाँ पर क्या होगा? आपका एक इसमें अहमदाबाद है और दूसरा आपका केरल। अहमदाबाद उच्च शिक्षा के लिए और केरल इको टूरिज्म हॉट स्पॉट, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अहमदाबाद और केरल, जिनका भी जवाब आ रहा है समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 144 का बी होगा। अगस्त 2022 में संपन्न यहां पर बताइए कबड्डी लीग सत्र 2022 सीजन 9 की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम क्या है? सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम क्या है आपको बताना है। 145 का जवाब यहां पर क्या होगा? यहां पर बताया जा रहा है पवन सहरावत। पवन सहरावत हैं, बिल्कुल सही जवाब है।
है ना, 2.26 करोड़ रुपए में खरीदा है ना। तमिल थलाइवाज ने खरीदा है, बहुत ही 2 करोड़ से अधिक कह सकते हैं कीमत में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही होगा, पवन सहरावत। अगस्त 2022 में कौन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है? 146 देखिए जवाब देना है। हाँ, यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका आंसर होगा, इन्होंने देखिए लिथियम बैटरी पर विशेष काम किया है और इनका नाम क्या है, नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी, है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपकी पहली महिला है आपकी नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? 147 का जवाब देना है। हाँ, 2021 का 31वां व्यास सम्मान जो है 2022 में आपका के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रसिद्ध लेखक आपके हैं डॉक्टर असगर वजाहत को प्रदान करने की घोषणा की गई है। ये सम्मान उनके नाटक महाबली के लिए प्रदान किया जाएगा। आंसर आपका जाएगा डॉक्टर असगर वजाहत के साथ। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? किसकी यहां पर बताना है, किसकी अध्यक्षता में किया है आपको बताना है। तो यहां पर राइट आंसर बताया जा रहा है संजय अग्रवाल, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। पूर्व कृषि सचिव आपके हैं संजय अग्रवाल, इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही होगा। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन है? 149 नंबर का आपको जवाब देना है। यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान संबंधित जो एक पुस्तक है, इसके लेखिका है अमेरिकी है जीव विज्ञानी और संरक्षणविद रेचल कार्सन, है ना। रेचल कार्सन कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, या सभी के लिए? अगर हम बात करते हैं नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सभी के लिए, तीनों के लिए है। और जब तीनों के लिए होगा तो आपको आंसर लगाना होगा उपर्युक्त सभी के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से आपकी जो 50 क्वेश्चन से आपका कंप्लीट हो गया है। और वीडियो अच्छा लगा हो सभी लोग लाइक शेयर भी कर